तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 11th क्लास में जो आपने रिलेशन और फंक्शन पढ़ा था उसको पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने जो सिलेबस बनाया हुआ है वो बड़े एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाया हुआ है। मतलब क्या कि इनिशियल जो 11th में आपको कुछ सिंपल चीज़ें बता दी जाती हैं, बेसिक चीज़ें बता दी जाती हैं, और फिर उस पर ब्रॉड जो है आकर के वो 12th में होता है। तो 11th वाला नॉलेज अगर आपको मैथ का नहीं होगा तो 12th वाले में आपको प्रॉब्लम होगा। जैसे रिलेशन फंक्शन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सब चैप्टर हो गए। कोनिक सेक्शन हुआ, अगर कोनिक सेक्शन आप अच्छे से नहीं तैयार किए हुए तो फिर आप जो 12th में एरिया और बाउंडेड रीजन मतलब अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे जब आप आओगे उसके क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे 11th क्लास में सही ढंग से पढ़ाई नहीं किए हैं, वो खाली कोचिंग से कोचिंग बदलते रह गए और अपने पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिए, और स्कूल वगैरह में भी सिलेबस वगैरह अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो बच्चे ये जो छुट्टियां इस समय मिली हुई हैं उसका फ़ायदा उठाएं और 11th क्लास के सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लें। क्योंकि बिना 11th क्लास के रिवीजन के, बिना 11th क्लास के नॉलेज के 12th में आप सोचोगे कि बहुत अच्छे मार्क्स हम ला सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक बार उसको बढ़िया से रिवाइज करिए, आपके पास मौका भी अच्छा है, उसके बाद फिर 12th का पढ़ाई करें तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो फिलहाल आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन फंक्शन, तो कुछ इसकी बेसिक चीज़ें जो 11th में आपको बताई गई थी पहले हम उसको बता देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसमें हमने हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ हम लोग सेट वगैरह की चर्चा नहीं करेंगे, 11th क्लास में आपने सेट पढ़ा हुआ है, बिना सेट का तो सारा यूज यहाँ नहीं होना है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, देखिए नाम से ही समझ में, ऑर्डर्ड पेयर, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमित युग्म। मतलब किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स का एक ऐसा पेयर, किसी भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, किसी भी दो पर्सन को ले लो, किसी भी दो क्वांटिटीज को ले लो, इनके बीच एक डेफिनेट ऑर्डर हो। देखिए पेयर है ना, पेयर का मतलब केवल दो ही लेने हैं, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लिया आपने, कोई भी दो पर्सन ले लिया आपने, या कोई भी दो क्वांटिटी ले लिया, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी है या मैथमेटिकल क्वांटिटी है, तो इनके बीच अगर एक डेफिनेट ऑर्डर हो, डेफिनेट ऑर्डर मतलब पहले ये आएगा उसके बाद ही आएगा, तो इस तरह का ऑर्डर अगर हो तो उसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जैसे हम आपसे अगर कहें कि फादर और सन में से पहले जो है नेचर में कौन आया, तो डेफिनेटली आप बोलोगे पहले फादर उसके बाद सन। तो यहाँ क्या इस ऑर्डर को हम कभी चेंज कर पाएंगे, तो नहीं कर सकते। तो ये देखिए फादर और सन का जब भी नाम लिखा जाएगा तो पहले नाम फादर का होगा, उसके बाद सन का होगा। जैसे पहले हम लोग लिखेंगे दशरथ, फिर उसके बाद लिखेंगे राम, इस तरह से ये पेयर बनेगा, उल्टा आप कभी नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से जब आप शू और सॉक्स का जब बात करते हो तो सबसे पहले आप क्या पहनते हो, सबसे पहले आप सॉक्स पहनते हो, उसके बाद शूज पहनते हो। क्या ये ऑर्डर आप कभी चेंज कर सकते हो? अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो लोग आपके ऊपर हंसने लगेंगे, आपके मेंटल स्टेटस पे लोग प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ भी एक देखिए ऑर्डर है कि पहले आप सॉक्स पहनते हो, उसके बाद शूज पहनते हो। तो बस यही चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लो कि ऐसे हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में ऐसे जितने भी पेयर्स बनते हैं जिसमें कि एक डेफिनेट ऑर्डर हो, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग जो है मैथमेटिक्स में इस तरह से दिखाते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। तो ए बी इज नेवर इक्वल टू बी ए। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या है कि ये ऑर्डर हम कभी चेंज ही नहीं कर सकते। जैसे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप जाओ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखिए आपको एक रूल बता दिया गया है। क्या रूल बताया गया कि जब भी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिखोगे तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हो, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हो, आप कभी भी उस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप 3 डायमेंशनल में 3D में जाते हो तो पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हो, फिर वाई लिखते हो, फिर जेड लिखते हो, ये सब ऑर्डर फिक्स कर दिए गए हैं। तो वहाँ पर हम लोग 3D में उसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं, और दो रहेंगे तो फिर ऑर्डर पेयर बोलेंगे हम लोग। तो जहाँ जहाँ पर ऑर्डर फिक्स कर दिया गया कि भैया पहले इसको लिखना है उसके बाद ही इसको लिखना है, या पहले ये आए हैं उसके बाद ही आए हैं, तो वहाँ पर आपका उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ये देखिए ऑर्डर्ड पेयर में क्या हुआ कि पहले ये फिर ये, तो कभी भी ये बी ए इक्वल ए बी जो है ऑर्डर्ड पेयर ए बी कभी भी ऑर्डर्ड पेयर बी ए के इक्वल नहीं हो सकता है। और इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स,
B1 इक्वल टू, अगर A2 B2 है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए एंड ये सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ये ध्यान रखिए। तो ऑर्डर पेयर में इक्वलिटी का यही रूल है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड जो है वो सेकंड के इक्वल होगा। इस तरीके से जैसे आपसे बोला जाए कि इफ x + 1, y = 2, 3, then find x and y। तो यहाँ पर देखें क्या होगा, x + 1, y = 2, 3। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये इसके इक्वल होगा तो ये हो गया x + 1 = 2 और y = हो गया 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 3। तो रिलेशन को जानने से पहले सबसे पहले जरूरी होता है ऑर्डर पेयर जानना। चलिए अब ऑर्डर पेयर आपने जान लिया, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो होगा वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो दो सेट अगर हम लोग ले नॉन एम्प्टी सेट्स हैं अगर, और उनका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो कैसे होगा, इफ A and B are two non-empty sets, then Cartesian product of A and B is defined as, कैसे डिफाइंड है, A क्रॉस B इक्वल टू, कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखिए पढ़ते हैं, A क्रॉस B इनटू मत पढ़िए, A क्रॉस B इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर्स, set of all ordered pair in which A belongs to first element belong to first set and second element belong to second set। कहने का मतलब हुआ कि A क्रॉस B जो होता है उनमें ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है। मतलब A क्रॉस B क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। अब वो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कैसे, तो ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से बनेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर देते हैं तो इसके बाद अब डिफाइन हम लोग करते हैं रिलेशन को। रिलेशन देखिए कैसे डिफाइन किया जाएगा। रिलेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंध, जो आम जीवन में हम लोग यूज करते हैं। तो बस इसको बहुत ज़्यादा आप लोग मत सोचिए कि रिलेशन क्या होता है। भाई वही रिलेशन जो हम लोग ह्यूमन बीइंग में जानते हैं वही नंबर्स में आ जाएगा, वही क्वांटिटीज में आ जाएगा। और क्या देखिए, जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या रिलेशन होता है, फादर सन, डॉटर फादर, उसके बाद जो है ब्रदर सिस्टर। तो इस तरह से जो रिलेशन आप ह्यूमन बीइंग में जानते हो उसी तरह से नंबर्स में क्या रिलेशन होगा, नंबर A ग्रेटर देन नंबर B और नंबर A लेस देन नंबर B और नंबर A इज इक्वल टू नंबर B। अगर आप जो है कार्टेशियन प्लेन में चले जाइए, लाइंस में क्या रिलेशन होता है, लाइन A इज पैरेलल टू लाइन B, लाइन A इज परपेंडिकुलर टू लाइन B। सीधी बात है। इस तरह से सेट्स में रिलेशन क्या हो सकता है, सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B, सेट A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B, है ना। तो ये A इज सुपर सेट ऑफ B। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो हम लोग रिलेशन A मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट्स को से रिलेट कर देना, वही तो होता है रिलेशन, और क्या है। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखिए मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आप दो सेट ले लो और दूसरा सेट आप B ले लो। सेट A मान लीजिए ये जो है ये आपका मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जेंट्स का सेट, इसमें सभी जेंट्स हैं, और ये जो है लेडीज
लेडीज का सेट है। अब जेंट्स को मान लीजिए हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए है A1 A2 A3 ऐसे करके, या G1 G2 ही कर लीजिए अपने समझने के लिए, G1। और लेडीज में मान लीजिए हम लोग करते हैं L1 L2 ऐसे करते हुए, ये दोनों एक सेट ए है सेट बी है। और हम जो है इन जेंट्स का लेडीज से रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। तो जेंट्स का लेडीज से क्या रिलेशन हो सकता है? देखिए ये हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो सकता है, मतलब ए इज हस्बैंड ऑफ बी, या फिर हो सकता है ए इज ब्रदर ऑफ बी, है ना। फिर फादर डॉटर का रिलेशन हो सकता है। तो इस तरीके से देखिए रिलेशन हम लोग जो है जेंट्स में और लेडीज में बना सकते हैं। तो ये रिलेशन जब हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं तो अब जरा से इसको आप समझने की कोशिश करें। अब रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, देखिए ए इज रिलेटेड टू बी बाई रिलेशन आर, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी बाई रिलेशन आर। अब यही रिलेशन आर हम डिफाइन करेंगे कि क्या है ये। जैसे हमने लिखा ए इज ब्रदर ऑफ बी, फिर हमने ऐसे लिखा, दूसरा हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, इसको आर की जगह एस कर दीजिए, ए एस बी, या इसको R1 कर दो, यहाँ पर R2 लिख दो, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी बाई रिलेशन R1, ए इज रिलेटेड टू बी बाई रिलेशन R2। तो ये कैसे होगा कि ए इज, मान लीजिए हमने कर दिया हस्बैंड ऑफ बी, फिर हमने ऐसे लिख दिया ए R3 डिफाइन किया, ये इम्प्लाइज कर रहा है कि ए इज फादर ऑफ बी। इसको हम शॉर्टकट में देखिए ऐसे लिखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू R1, इसको हम लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू R2, इसको लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू R3, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे हमने बोला कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, इस वाले रिलेशन में क्या आएगा, इस रिलेशन में आप वही ऑर्डर पेयर लोगे जिसमें कि फर्स्ट एलिमेंट जो है ब्रदर होगा और दूसरे जो है वो सिस्टर। तो आप यही करोगे कि भाई इस सेट ए और सेट बी के उन एलिमेंट्स को ढूंढोगे जिसमें आपको ये दिख रहा हो कि ए जो है बी का ब्रदर है। तो ऐसे जितने भी पेयर्स होंगे वो आप इसमें लो, इसमें ढेर सारे पेयर बनेंगे। R2 जब आप लोगे तो R2 में क्या मिलेगा, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो पहला नाम आएगा हस्बैंड का, फिर आएगा वाइफ का, इसमें जितने पेयर्स आएंगे वो आप इसमें लिख दोगे। R3 में क्या होगा, R3 में हो जाएगा आपका एज, तो पहले नाम आएगा फादर का, फिर दूसरा आएगा डॉटर का। तो इसमें वो सारे जो है पेयर्स आप लोगे जिसमें कि ब्रदर सिस्टर का रिलेशन बन रहा हो, इसमें वो सभी पेयर्स लोगे जिसमें कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बन रहा हो, इसमें वो सभी आप जो है पेयर्स लोगे जिसमें कि फादर और डॉटर का रिलेशन बन रहा हो। तो जितने भी जेंट्स हैं वो तो सेट ए से लोगे ना, और जितने भी लेडीज हैं वो सेट बी से आप लोगे। तो आप ये चीज ध्यान दे रहे हो कि अगर हम ए क्रॉस बी निकाल दिए, तो ध्यान से समझिएगा, ए क्रॉस बी अगर हमने निकाल दिया होता तो ए क्रॉस बी में ढेर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए होते, समझ लीजिए। तो ए क्रॉस बी जब हम यहाँ से निकालते तो उस केस में जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर में पहला नाम जो है, पहला नंबर होता है जेंट्स का और दूसरा नाम होता है किसका, लेडीज का। इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाते हैं। अब आप अगर ध्यान से देखें तो अब यहाँ से जो ए क्रॉस बी निकालते हैं, इसमें जेंट्स और लेडीज का नाम होता है, जेंट्स लेडीज, ये ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। और जी बिलोंग्स टू, मतलब जेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड लेडीज बिलोंग्स टू सेट बी, ये होता है। और सारे पेयर आ जाते हैं इसके अंदर जो है, ठीक। अब आप खुद ही देखो कि जब हम R1 देखते तो
ब्रदर सिस्टर भी अगर हम ढूंढते तो इसी में से मिलता ना, इसी में से कोई ऑर्डर पेयर इसमें आ जाता। जब हम हस्बैंड वाइफ का देखते हो वो भी इसी में होता है, क्योंकि ए क्रॉस बी में जितने भी पेयर बने थे सब आ गए, मतलब इसको आप कह सकते हो यूनिवर्सल सेट हो गया। और इस यूनिवर्सल सेट का ही एक सबसेट ये हो गया, इसी का ही एक सबसेट ये हो गया, और इसी का ही एक सबसेट ये हो गया। अब सबसेट क्या होता है 11th क्लास का याद कर लो कि अगर इफ ए एंड बी आर टू सेट्स और इफ each element of set A also belongs to set B, then A is called the subset of B. सेट A के सभी एलिमेंट अगर सेट B में है तो A को हम लोग B का सबसेट बोलते हैं। तो आप खुद ही देखो यहाँ A क्रॉस B हमने निकाला तो इसमें सभी ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। अब जब हमने रिलेशन R1 डिफाइन किया कि A के ब्रदर ऑफ B, तो ये भी तो भैया इसी सेट में होगा, A इज हस्बैंड ऑफ B, इसमें भी जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो इसी में होंगे, इसमें भी जितने ऑर्डर पेयर आएंगे वो सब इसमें होंगे। तो इसका मतलब हो गया कि ये लोग मैथमेटिकली देखिए रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उप समुच्चय सबसेट। रिलेशन को तो हिंदी में आप जानते हो संबंध बोलते हैं। तो ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इनके अनुसार ये हो गया कि भैया आप रिलेशन को ऐसे डिफाइन कर लो, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट वाला सिंबल आपको याद ही होगा, ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशन को डिफाइन करते हैं। ये सब देखिए जितनी चीजें आज हमने आपको बताई सब 11th क्लास में पढ़ाया गया है। अच्छा, अब इसमें देखिए और किसी भी जैसे सेट ए है, सेट बी, ए क्रॉस बी है, तो इसमें कितने मतलब एलिमेंट्स होंगे। इफ ए हैज एन एलिमेंट, एम एलिमेंट एंड बी हैज एन एलिमेंट, देन A cross B has M into N elements. तो सेट A में M एलिमेंट है और सेट B में N एलिमेंट है। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा M into N एलिमेंट। A क्रॉस B निकालिए या B क्रॉस A निकालिए, दोनों में सेम एलिमेंट होंगे। बस ये होगा कि ऑर्डर पेयर डिफरेंट होंगे, ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर अलग होंगे, बी क्रॉस ए के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम होंगे, ध्यान रखिएगा। अब अगर मान लीजिए सेट ए में हमारे पास m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है, तो सेट ए से सेट बी में टोटल कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, सेट ए से सेट बी में कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखिए तो नंबर ऑफ सेट्स कितने बनाए जा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलिए। आपसे पूछा जाए कि ए में कितने एलिमेंट हैं, तो बोला गया भाई n। बी में कितने एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, m इंटू n। ये हो गया ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो गए, इसमें ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हो गए m इंटू n। अब कितने रिलेशन बनेंगे, तो अभी आपने देखा कि सबसे मतलब सेट ए से सेट बी में कोई भी जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो सीधी बात है कि ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतने ही ए से बी में रिलेशन भी बनेंगे। तो ए से बी में कितने रिलेशन बनेंगे, इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे। तो आप याद करो 11th क्लास में आपको बताया गया था कि इफ सेट ए हैज एन एलिमेंट देन सेट ए हैज 2 पावर n सबसेट्स। मतलब किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 पावर n। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए आपके m इंटू n, इसलिए ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 पावर mn। तो 2 पावर mn जो है सबसेट्स हो गए, इसका मतलब सेट ए से सेट बी में रिलेशन भी जो होगा वो 2 पावर mn होगा। तो इसको याद रखिएगा। तो आज हमने रिलेशन की कुछ बेसिक चीज़ें बताई जो 11th क्लास का था, जहाँ से हमको अब 12th में स्टार्ट करना है। तो यहाँ बेसिक हमने आज आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे उसमें अब हम 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का जो है स्टार्टिंग करेंगे। तो इसका पहले कल हम मतलब जो
नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम पहले अच्छे से आपको एक्सरसाइज के बारे में समझाएंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करवाएंगे। तो जब हम अगला लेक्चर लें तो अपना बुक वगैरह ले करके आप साथ में बैठिएगा कि जब हम क्वेश्चन कराएं तो आप साथ में देखते रहिए कि कैसे क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि बिना बुक के ऐसे क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा। तो बुक ले करके बैठिएगा और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो फिर वही बात, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। और जो टाइम है, जो इस समय जो बहुत ही कल गोल्डन पीरियड है, वो बर्बाद ना हो, क्योंकि 12th क्लास के लिए एक एक दिन बहुत कीमती है।